रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कम्मो माखनपुर गांव में अपने पति गिरधारी के साथ रहा करती थी। वो दोनों ही मजदूरी करके अपने जीवन का यापन करते थे और इसी मजदूरी से उनकी जीवन शैली चलती थी। वो दोनों मिलकर जितना भी कमाते, उन सब से उनके रोज के खर्चे और उनकी 5 बेटियों की परवरिश ही हो पाती थी। यानी जमा पूंजी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब कम्मो और गिरधारी मजदूरी पर जाने लगते हैं, तभी कम्मो गिरधारी से कहती है, सुनिए जी, हमारी 5 बेटियां शादी के लायक हो गई है। अब हमको उनके लिए लड़के देख लेने चाहिए। अब जाकर 2-2 बेटियों की शादी एक साथ करेंगे, तब जाकर कुछ सालों बाद 5 का घर बस पाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है कम्मो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं जो हम इनकी शादी का विचार तक मन में ला सके। मैं तो ये कहती हूँ जी, क्यों ना हम अपनी 5 बेटियों की शादी घर को गिरवी रख कर दे। सबकी शादी साथ होगी तो खर्चा भी बचेगा और इससे इन सबका घर भी बच जाएगा और मकान को हम दोनों मजदूरी करके छुड़वा लेंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। मैं जल्द ही आसपास इनकी शादी की बात चलवा देता हूँ। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनकी बेटी शीतल, सुनैना, समृद्धि, शालिनी और संयोगिता आती है और उन्हें देखकर गिरधारी कहता है, अभी हम मजदूरी पर जाने से पहले तुम सबकी बात ही कर रहे थे। हम दोनों ने सोचा है कि तुम 5 बेटियों की शादी एक साथ कर दे। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप लोगों ने ये फैसला ले लिया तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है। आप जो भी करेंगे हमारे लिए सही होगा। हाँ माँ, पिताजी, हम सब आपकी राजी में राजी हैं। अगर तुम सबने अपने लिए किसी को पसंद कर रखा है तो हमको बता दो, हम उनसे तुम सबकी शादी करा देंगे। जिसके बाद वो सब अपने अपने प्रेमियों के बारे में बताती है। ये सब जानकर उनके माँ बाप मजदूरी के लिए निकल जाते हैं और उन 5 प्रेमियों के घर बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। शीतल, सुनैना और संयोगिता का रिश्ता एक ही घर में होने वाला था, तो वहीं शालिनी और समृद्धि का रिश्ता एक ही घर में होने वाला था। एक दिन शीतल की सास पूनम का कॉल आता है और वो कम्मो से कहती है, देखिए बहन जी, जैसा आपकी जानती हैं कि आपकी बेटी शीतल, सुनैना और संयोगिता तीनों मेरे 3 बेटों से प्यार करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस महीने की जून में ही आपके घर बारात लेकर आ जाएं। देखिए, सर्दी में तो हमसे शादी होगी नहीं, तो आपको ये शादी गर्मी में ही करनी होगी। इतना कहकर पूनम कॉल कट कर देती है और कम्मो अपनी दूसरी समधन चारू को भी कॉल करके शादी की तारीख वही रखने की इजाजत लेती है जो पूनम ने बताई थी। जिसके बाद वो गिरधारी के साथ जाकर मकान गिरवी रख कर आती है और उन पैसों से घर में शादी की तैयारियां शुरू करती है। लेकिन मेहंदी वाले दिन जब सब मेहंदी लगवा रही होती है, तभी लाइट चली जाती है और कम्मो गिरधारी से कहती है, अरे लाइट मरी को अभी जाना था। हमारे यहाँ तो जनरेटर भी नहीं है। अब सब लोगों को गर्मी लगेगी और शादी के घर में इतना अंधेरा हो तो कितनी बदनामी होगी। हाँ, तुम सही कहती हो। लगता है कि हमने गर्मियों में शादी करके गलती ही कर दी, लेकिन अब हम ऐसे भाग तो नहीं सकते। तुम कुछ दिमाग लगाओ। कम्मो अपना दिमाग लगाकर बाजार से बहुत सारी मोमबत्तियां लेकर आती है और उनको पूरे घर में जला देती है, जिससे किसी तरह उनकी रोशनी की परेशानी तो हल हो जाती है। जिसके बाद मेहंदी वाली 5 बेटियों को किसी तरह मेहंदी लगा देती है। दिन बीतता है और अगला दिन हल्दी का आता है और सबके हल्दी लगने के बाद जब 5 बहनें नहाने जाने लगती हैं, तो सुनैना गुस्से में अपने माता पिता को चिल्ला कर कहती है, माँ ये क्या, मैंने देखा नल में पानी ही नहीं आ रहा, अब मैं कैसे नहाऊं? अरे मेरी बच्ची, तू तो जानती है ना, गर्मियों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो आज पानी नहीं आएगा। तू कल नहा लियो, तेरी शादी तो कल है ना। अच्छा पिताजी, आप कहना चाहते हैं कि अब दुल्हन नहाए ही ना। जब आप इंतजाम नहीं कर सकते थे तो गर्मियों में 5 बेटियों की शादी क्यों रखी? सर्दी में तो इंसान बिना नहाए रह सकता है, पर गर्मियों में नहीं। जिसके बाद ये सब सुनकर गिरधारी इस बार अपना दिमाग लगाता है और उन सबको लेकर गांव के तालाब पर जाता है और वहां पहरा देता है और उसकी बेटियां नहा लेती हैं। फिर वो उनको घर ले आता है। घर आने के बाद
शीतल अपने पिता से कहती है। माफ करना पिताजी, शायद आप दोनों पर ज्यादा ही चिल्ला रहे थे। हमें बस चिंता हो रही थी कि गर्मी में शादी आप लोग कैसे करेंगे, वो भी 5 बेटियों की। मैं और तुम्हारी माँ संभाल लेंगे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। ये दोनों परेशानियां तो कम्मो और गिरधारी ने मिलकर संभाल ली थी, लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि अगले दिन और भी बड़ी परेशानी उन दोनों का इंतजार कर रही है। अगले दिन कम्मो घबराकर गिरधारी के पास आकर कहती है, सुनिए जी, वो जो हलवाई था ना, उसे गर्मी की वजह से चक्कर आ गया और उसके सब साथी उसे हॉस्पिटल लेकर भाग गए। अब हम क्या करें? इतनी जल्दी तो हमें कोई नया हलवाई भी नहीं मिलेगा। अरे भगवान, एक तो ये गर्मी, अब और क्या करवा के मानेगी। अब क्या करें, सबके आगे हमारी तो नाक ही कट जाएगी। 5 बारात का खाना कहाँ से आएगा? बारात किसी भी समय आती होगी, क्या करें? हे भगवान, हम क्या करें? क्यों हम सब पर तो ऐसी मुसीबत की बरसात कर रहा है? बारात किसी भी समय आती होगी, हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर कम्मो अपने पति के आगे फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद गिरधारी भी बहुत चिंता में चला जाता है और बहुत देर सोच विचार कर अपनी बीवी से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि इतनी जल्दी हम क्या बना सकते हैं जो बारात आने तक बन जाए? इतनी जल्दी तो बस दाल चावल और शरबत बन सकता है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप सच में शादी में दाल चावल तो नहीं बनवाना चाहते? हाँ, अब कोई रास्ता नहीं है, हमको यही करना पड़ेगा। उनको भूखे रखने से अच्छा तो ये सादा खाना खिलाना बेहतर रहेगा। तो अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। तुम एक काम करो, तुम सबके लिए दाल चावल और 3-4 तरीके का शरबत ही बना दो, आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक है, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर खाने का संभाल लेती हूँ, बस माता रानी सब कुछ कुशल मंगल कर दे। गिरधारी की बात सुनकर कम्मो अपने रिश्तेदारों की मदद से दाल चावल और शरबत तैयार कर लेती है और बारात उनके द्वारे आ जाती है। सारी बारात दाल चावल और शरबत का आनंद लेती है, जिसके बाद फेरे होने की बारी आती है और हवन की अग्नि से सबका गर्मी की वजह से बुरा हाल था। ये देखकर कम्मो अपनी कुछ सहेलियों के साथ सब में फिर से बचा हुआ शरबत बंटवा देती है और सबको इससे कुछ हद तक राहत मिलती है और फेरों के बाद विदाई का समय आता है और गिरधारी और कम्मो अपनी दोनों समधन पूनम और चारू से कहते हैं, पूनम जी, उम्मीद है कि आपको और आपकी बारात को कोई कमी नहीं रही होगी। कोई गलती हुई तो हमको माफ करना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी हम कर सकते थे। आपसे बस इतनी ही विनती है कि हमारी बेटियों से ससुराल में कोई भूल चूक हो जाए तो उन्हें माफ कर देना। अरे कैसी कमी, ऐसी खातिरदारी तो मैंने कहीं नहीं देखी। हर कोई बारात में चाय कॉफी देता है, आपने कुछ हटकर किया और शरबत दिया। और भाई साहब, ये मटर पनीर और नान जैसा खाना खाकर गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, इसलिए आपने दाल चावल रखे, कमाल ही कर दिया। और वो जो आपने फेरों के समय शरबत बंटवाया, वो बहुत ही अच्छा कदम था जो हर कोई नहीं करता। हमें उम्मीद है कि आपकी बेटियां भी आपकी तरह ही समझदार होंगी। मेरी 5 बेटियां हीरा हैं, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी बहन जी। अब गर्मियों में दाल चावल और शरबत से पेट ही सही रहता है और तबीयत भी खराब नहीं होती। अच्छा जी, मैं अब विदा लेती हूँ, पग फेरे में बहुओं के साथ ही आऊंगी। इतना कहकर पूनम और चारू अपनी अपनी बारात लेकर चली जाती हैं और कम्मो और गिरधारी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके गर्मियों में 5 बेटी की शादी करने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आपको गर्मियों में शादी पसंद है या सर्दियों में? हमें कमेंट करके बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। गीता अपनी फ्रेंड जैस्मिन की शादी में आई होती है, जहां पर उसे जैस्मिन की शादी का जोड़ा और उसका चूड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और स्टेज पर वो उसके साथ पिक्स क्लिक करवाने के बाद उसके कान में धीरे से बोलती है, यार जैस्मिन, तू आज कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। यार मुझे ना तेरा ये शादी का चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाई है तू? मुझे भी पहनना है तेरे जैसा चूड़ा। पागल, ये शादी का होता है, शादी के दिन और शादी के बाद ही पहनते हैं इसे। चल तू अपनी शादी एंजॉय कर, मैं जरा पेट पूजा कर कर आती हूँ। इतना कहकर वो फूड सेक्शन में खाना खाती है और कुछ देर तक शादी में रुकने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है और 3 दिन के बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी की पिक्चर्स को स्टेटस पर देखती है और उसने चूड़े के साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्स जो लगाई होती है
ये देखकर वो खुद से कहती है, यार कितना सुंदर चूड़ा है, मेरा भी मन कर रहा है अब तो पहनने का। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। गीता चांदनी चौक जाती है, जहां वो अलग अलग तरीके के नए नए डिजाइन्स के चूड़े देखती है जो कि उसे बेहद पसंद आते हैं, और वो वहां से 2-3 तरीके के अलग अलग चूड़े लेकर अपने घर आ जाती है और फिर मिरर के आगे खड़ी होकर चूड़ा पहनकर पोज मारती है और चूड़े खनकाकर कहती है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है गीतू ये चूड़ा तुझ पर। हाय कब होगी मेरी शादी, कब पहनूंगी मैं ऐसे चूड़ा। हाय मुझसे शादी तक का वेट नहीं होता। एक काम करती हूँ, जल्दी से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो उन चूड़े को पहनकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद लोग उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो लाल रंग का चूड़ा पहनकर गलती से अपनी मम्मी सविता के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे गीता ये क्या है, तूने शादी का चूड़ा अभी से क्यों डाल रखा है? कहीं तूने भागकर किसी को बिना बताए शादी तो नहीं कर ली ना? सच सच बता दे मुझे। अरे मम्मी थांबा रुको, लेट मी एक्सप्लेन यार। वो तो मुझे चूड़ा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 2-4 चूड़े अपने लिए मार्केट से खरीद कर ले आई। ये देखो। हाँ अच्छे तो बहुत है, पर ये बता कि तूने पहने किस खुशी में है ये? अरे मम्मी वो तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घर पे पहन लिया था, एक आपके लिए भी लेकर आई हूँ मैं। अच्छा तो फिर जल्दी से दिखाना मुझे। इतना कहकर गीता अपनी मम्मी को दूसरा चूड़ा ला कर देती है, जो कि सविता को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। समय गुजरता जाता है। सविता के पास उसकी बेटी के लिए एक परितोष नाम के बहुत ही ज्यादा सुंदर और मेहनती लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद वो उस लड़के को उसकी मम्मी मंजू और पापा रमेश को अपने घर बुला लेती है। तो वहीं गीता हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को दे देती है। मंजू को अपने लड़के के लिए गीता बहुत पसंद आ जाती है। दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तभी दोनों पेरेंट्स की मर्जी से वो दोनों लड़का लड़की आपस में बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। गीता, मैंने आपको शायद पहले कभी कहीं देखा है। अरे आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं तो खुद आपको पहली बार देख रही हूँ। नहीं, मैंने आपको देखा है। हाँ, याद आ गया। आप तो वही है ना जिसने इंस्टाग्राम पर अपने चूड़े के साथ फोटो और वीडियो बनाई है? जी ये तो मैं ही हूँ। ओह अच्छा, तो यहाँ देखा है आपने मुझे। हाँ, इसका मतलब आप पहले से शादीशुदा हैं। तो फिर मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं आप? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? ओफो परितोष, मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने शादी से पहले कुछ चूड़े खरीद कर उनकी पिक्स क्लिक कर ली और अपनी एक वीडियो बना ली। बट डज नॉट मीन कि मैं मैरिड हूँ। आई नो कि मैरिड लड़कियाँ ही चूड़ा पहनती है और अब तो मैं ऑफिशियली आपके नाम का चूड़ा पहनूंगी। आपको मैं पसंद तो हूँ ना? हाँ गीता जी, मैं आपको उसी दिन से बहुत पसंद करता हूँ। ओहो, तो ये बात है। पंडित जी अगले हफ्ते ही दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें गीता अपने चूड़े के साथ शादी में ढेर सारी पिक्चर्स को क्लिक करवाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ हाथों में चूड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। और तभी उसकी सास उसे बुलाते हुए बोलती है, अरे बहू, तेरी आज पहली रसोई है, तो क्या बनाया है तूने? वो मम्मी जी, आज मैंने जलेबी बनाई है। हे भगवान, अरे ये क्या पहना है बहू तूने? शादी के अगले ही दिन कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या ससुराल में? अरे लाज शर्म भूल कर आई है क्या? छी छी छी, अरे राम राम, तेरा सारा बदन दिख रहा है। अरे ये क्या कटी फटी जींसें पहन ली है तूने? नास पीटी, आज से ही तूने सुनने के सारे कर्म कर दिए। माँ जी, इसमें क्या दिक्कत है?
साड़ी की जगह वेस्टर्न ड्रेस ही तो पहना है, बाकी तो सुहागन होने की सारी चीजें पहनी है ना। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, पैरों में पायल, सब है ना माँ जी? हाँ हाँ, बस तेरे कपड़े छोड़कर बाकी सब कुछ है। ओफो माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे बेशरम बेहया, तेरे ससुर जी ने अगर तुझे ऐसी हालत में देखा तो क्या होगा? जाकर साड़ी पहन कर आ जल्दी से। माँ जी प्लीज पहनने दीजिए ना। जाती है कि पहले ही दिन तुझे ससुराल से बाहर कर दूं? जी माँ जी, जाती हूँ। इसके बाद वो एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उसके साथ का मैचिंग चूड़ा और सच धज के पूरे 16 श्रृंगार करके नीचे आती है, जिसे देखकर परितोष और उसकी माँ मंजू का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी मंजू उससे बोलती है, अरे वाह मेरी सोनी बहू, अब देख खुद को कि तू कितनी सुंदर और संस्कारी लग रही है। बिल्कुल लग रही है ना कि नई बहू को जैसा होना चाहिए ससुराल में वैसा ही दिख रही है तू। थैंक यू माँ जी। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा खुश रहो सदा सुहागन रहो। और ये ले, मेरे पास कुछ है तेरे लिए। क्या माँ जी, जल्दी बताइए। गीता जैसे ही उस गिफ्ट को खोलकर देखती है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा चूड़ा होता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, माँ जी आप ये मेरे लिए लेकर आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है और अब से मैं हमेशा साड़ी ही पहनूंगी, जीन्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी गलती तो मेरी भी है। तुम तो आज के बच्चे हो, इसलिए तुमने वही किया जो तुम पहले से करते आ रहे हो। और ससुराल में तेरा पहला दिन था और पहले ही दिन मैंने तुझे डांट दिया, इसीलिए मुझे माफ कर दे मेरी बहू। कोई नहीं माँ जी, आपने जो भी कहा था सही कहा था और आपका तो हक बनता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे डांट फटकार कर समझा देना, झिझकना मत। हाँ बहू। अरे यार, कोई मुझे जलेबी खिलाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लगी है। हाँ हाँ, आइए ना परितोष जी। माँ जी आप भी चलिए। इस तरह सभी मिलकर गीता के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं और उसके ससुर उसे शगुन में पैसे भी दे देते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहां जाकर गीता अपने मनपसंद कपड़े पहनती है और साथ ही मैचिंग चूड़ा और जीन्स भी पहनती है और दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारे रोमांटिक पलों को एंजॉय करते हैं। साथ ही वो हनीमून से वापस अपने ससुराल जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चूड़े वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे चूड़ा पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अंशिका बेहद ही खूबसूरत, समझदार और बहुत ही गुणवान लड़की थी। उसे सबकी सेवा करना और सभी का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो रोजाना शिव जी के मंदिर जाया करती थी ताकि उसे बिल्कुल शिव जी की तरह ही एक अच्छा पति मिले। ऐसे ही एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है कि तभी एक सविता नाम की औरत उससे टकरा जाती है और उसके हाथों से सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो अंशिका उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरी वजह से आपका सामान नीचे गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी कुछ खास सामान नहीं था उसमें। बात सिर्फ सामान की नहीं है आंटी जी, बात है तहजीब और तमीज की। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इस सब के बाद अंशिका मंदिर जाने के लिए निकल जाती है और उसके जाते ही सविता सोचने लगती है, इतनी अच्छी और कितनी प्यारी लड़की थी ये। अरे आजकल के टाइम पे तो ऐसी लड़कियां मिलती ही नहीं। मेरे बेटे को सुधारने के लिए इससे बढ़िया और अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। सविता बहुत छानबीन करती है और एक दिन वो अंशिका का घर ढूंढ निकालती है, जिसके बाद वो उसके घर जाती है और ऐसे ही बातों बातों में वो अपने बेटे समीर की शादी की बातें करने लगती है और फिर उनसे अपने बेटे समीर के लिए अंशिका का हाथ मांग लेती है, जिसके बाद अंशिका के घर वाले भी एक अच्छा रिश्ता समझकर इसको मंजूरी दे देते हैं
लेकिन सविता उन सभी से एक बहुत बड़ा राज छुपा लेती है कि उसका बेटा एक नंबर का अय्याश था। कुछ ही समय के बाद अंशिका और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद रात के 2-2 बजे तक समीर वापस घर लौटता तो वहीं अंशिका को उसकी हमेशा चिंता सताती रहती। पर ये अब रोज की बात बन गई थी। एक दिन अंशिका तंग आकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, क्या है ये सब? मतलब क्या है बहू तुम्हारा? मतलब आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ जी। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा सारी रात घर से बाहर रहता है और अय्याशी करता फिरता है? माफ करना बेटा, मुझे लगा था कि तेरे आ जाने के बाद मेरे बेटे में सुधार आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो अब जरूर होगा। मतलब माँ जी, आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन समीर को एक लड़की घर लेकर आती है। समीर इतना ज्यादा नशे की हालत में होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ये सब देखकर अंशिका और सविता दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अंशिका और सविता वो दोनों अपने मन में सोचती हैं, कैसा दिन आ गया है, आज मेरा बेटा खुद अपने पैरों पे चलकर घर नहीं आ सकता, उसे किसी और के सहारे की जरूरत पड़ रही है। ये क्या हाल बना लिया है इन्होंने अपना। मुझसे इनकी ये ऐसी हालत नहीं देखी जाती, लेकिन अगर आज मैं हालातों के आगे कमजोर पड़ गई तो ये इस हालत में देखने लायक भी नहीं बचेंगे। इस सब के बाद अंशिका उस कृति नाम की लड़की से उसके बारे में पूछती है और कहती है, जी आप कौन है और इनके साथ क्या कर रही हैं? मैं कृति हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ये कैसे हो सकता है? अरे मैं इनकी पत्नी हूँ, जानती भी हो तुम? देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा, पर सच यही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि इनकी एक पत्नी भी है। अरे करमजली, अगर पता था तो क्यों किया ऐसा? अब मैं क्या करूँ अंशिका, प्यार पर कभी किसी का जोर चला है क्या? बस मैं भी प्यार के हाथों मजबूर हो गई हूँ और ये दिल लगी कर बैठी। पर तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे पति है और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। मैं कभी इन्हें अपने लिए हासिल नहीं करना चाहती, ये तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसा कहकर कृति समीर को अंशिका को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अंशिका समीर को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी मध्यम आवाज में उससे बोलता है, मुझे माफ कर दो अंशिका, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं किसी और लड़की के साथ। समीर अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही नशे की वजह से वो सो जाता है। अंशिका को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर इस बात की भी उसे तसल्ली रहती है कि समीर को अब भी उसकी थोड़ी सी परवाह है। इतना सब होने के बाद भी समीर नहीं बदलता और एक बार फिर से किसी दूसरी लड़की के साथ घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। समीर की ये हरकत अंशिका के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और फिर वो सोचती है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ताकि इनको इनकी हर गलती का एहसास हो सके। अगले दिन अंशिका अपने दोस्त रोहन के पास जाती है और उससे कहती है, हेलो रोहन। कैसी हो अंशिका? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बात कुछ ऐसी है कि अंशिका रोहन को सारी बातें डिटेल में समझा देती है और उसकी बातें सुनकर रोहन उससे बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है अंशिका कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इस सब के बाद अंशिका उसे पूरा प्लान समझा देती है, जिसके बाद वो छुप छुप कर जानबूझकर रोहन से फोन पर बातें करना शुरू करती है और देर रात तक घर से बाहर ही रहती है, जिससे समीर को उस पर शक होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंशिका खुद रोहन को फोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। उस वक्त रोहन घर पर ही मौजूद होता है। कुछ ही समय के बाद रोहन अंशिका के कहे अनुसार आ जाता है। रोहन को देखकर समीर उससे पूछता है, अरे भाई, कहाँ घुसे आ रहे हो, क्या काम है? मैं यहाँ अपनी प्रेमिका से मिलने आया हूँ और उसे ले जाने आया हूँ। भाई देखो, लगता है तुम गलत घर में आ गए हो, यहाँ कोई प्रेमिका नहीं रहती तुम्हारी। नहीं समीर जी, आप
आप गलत कह रहे हैं। मतलब ये कि जिस प्रेमिका की ये बात कर रहा है ना, वो मैं ही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? हाँ, करती थी आपसे प्यार, बहुत करती थी, लेकिन आपने कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, तो मैंने भी अपना दिल किसी और के साथ लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरे साथ किया था। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। साथ ही उसे अपने किए का एहसास होता है, जो कुछ भी उसने अंशिका के साथ अभी तक किया था, जिसके बाद वो उससे बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अंशिका, कह दो कि ये झूठ है, प्लीज अंशिका। आप कर सकते हैं ना, मैं नहीं, बोलिए। प्लीज मुझे माफ कर दो अंशिका, मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा और न ही कभी अय्याशियाँ करूँगा। आप और ऐसा करेंगे? अरे मैं कभी मान ही नहीं सकती। अगर आपको शर्म होती ना तो पहली बार में ही ना सब कुछ छोड़ देते, लेकिन नहीं, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। अरे एक बार भी आपने प्यार से मेरी तरफ नहीं देखा। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, जो प्यार मुझे आपसे और आपको मुझसे मिलना चाहिए था, वही प्यार आप बाहर लोगों में तराशते रहे। सॉरी अंशिका, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे बता दिया है कि मैं कितना गलत था और मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और साथ ही अब मैं हमेशा के लिए एक पत्नी व्रता पति बनकर रहूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें इसे भूलना होगा और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम मेरी। मैंने तो आपके सिवा कभी किसी और को प्यार किया ही नहीं, तो भूलने की तो बात ही पैदा नहीं होती। इतना सब होने के बाद अंशिका समीर को सारी बातें अच्छे से समझाती है कि उसने आखिर ये सब कुछ कैसे और कब किया, और जब समीर को सारा सच पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। इसके बाद वो एक बार फिर से अंशिका से माफी मांगता है और अंशिका भी उसे बड़े ही प्यार से माफ कर देती है और फिर दोनों हमेशा के लिए हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।